हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका एग्ज़ाम्स पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिल और आज की जो वीडियो है, भारत में जो यूरोपियन कंपनी है उनका आगमन हुआ है। किस तरह उन्होंने अपनी जो है कंपनियां यहां पर स्थापित की, सबसे पहले कौन आया और वो कौन सी स्थिति थी जिसकी वजह से यूरोप से कंपनियां भारत में व्यापार के लिए जुड़ी और समुद्री मार्ग की उन्हें खोज करनी पड़ी। उन सब पे डिस्कस करेंगे। जैसे पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। तो उन सब के बारे में इस वीडियो में हम ब्रीफ नॉलेज लेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो अंग्रेज़ों ने भारत में कैसे सत्ता स्थापित की है और 1947 तक का पूरा अंग्रेज़ों का जो है लेखा-जोखा हम देखेंगे। 1600 से लेके 1947 तक का हम अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। और इस वीडियो में पुर्तगालियों के बारे में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैं वादा करता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यूरोप में जो है भौगोलिक मार्ग की खोज होती है। तो भौगोलिक मार्ग की खोज का मतलब है समुद्री मार्ग की खोज होती है। भारत में जिस समय इसमें समुद्री मार्ग की खोज की गई, भारत को समुद्र के रास्ते खोजा गया, उस समय भारत में मुगलों का जो है शासन था, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में था। और जो भारत का व्यापार है, ऐसा नहीं है कि समुद्री मार्ग के खोज होने से पहले नहीं होता था यूरोप के साथ। यूरोप के साथ स्थलीय जो है बिज़नेस भारत का था, लेकिन बात यहाँ पर समुद्री मार्ग की खोज की हो रही है। तो उस समय यूरोप में पुनर्जागरण का युग चल रहा था। कुछ भौगोलिक चीज़ें बदली, जैसे यूरोप में कस्तुनतुनिया जो है एक जगह है, रास्ते में पड़ती है ये। 1453 में यहाँ पर अरबों ने अधिकार जमाया था, जिसकी वजह से इनको भारत के संग ट्रेड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इन्हें जो है समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इसी खोज के लिए सबसे पहले कौन निकलता है? कोलंबस निकलता है। और जब कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है, तो वो गलती से कहाँ पहुँच जाता है? वो पहुँच जाता है अमेरिका। अमेरिका में कहाँ? दक्षिणी अमेरिका वो पहुँच जाता है। तो इसी का क्रेडिट जो उनको जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की थी। और उन्हीं के नाम पे वहाँ की कैपिटल का नाम भी है वाशिंगटन डीसी, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है? तो उन्हीं के नाम पे है वो, ठीक है? और बात अगर खोज की आ गई है, तो देखिए यहाँ पर आप चीज़ देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है तस्मान ने की थी 24 नवंबर को 1642 में। और न्यूजीलैंड की खोज भी तस्मान ने ही की है, 42 में ही की है। और जापान की खोज की थी सेंट फ्रांसिस जेवियर ने। और ब्राज़ील की खोज ये पुर्तगाली है, पेड्रो अल्ब्रेज इन्होंने की थी। तो और इसकी दक्षिण अमेरिका की तो मैं बता ही चुका हूँ, कोलंबस ने की थी। तो ये खोज करता है और मुख्य कुछ देश हैं जिनकी खोज करता है। तो भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज की वास्को डिगामा ने, ठीक है? और भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, यहाँ पर 2 चीज़ें आप ज़रूर देखना। देखिए, अगर कंपनी आगमन की बात हो और उसके क्रम की पूछे, तो आप बोलना पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए और फिर उसके बाद फ्रेंच आए, ठीक है? लेकिन अगर इधर पूछ ले, कंपनी की स्थापना में पूछे, तो आप बोलना पहले पुर्तगाली थे, फिर उसके बाद अंग्रेज थे। डच का नाम पहले मत लेना। क्यों? क्योंकि एक डच व्यक्ति थे जो आए तो थे, लेकिन वो सिर्फ़ घूमने के लिए आए थे। तो उन्होंने कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं बनाई थी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखना। ओके? तो यहाँ पे जो फैक्ट्री वगैरह है वो पहले अंग्रेज़ों ने पुर्तगाली, दूसरे पे अंग्रेज़, तीसरे पे डच और चौथे पे फ्रेंच है, ठीक है? 1498 में तो पुर्तगाली हो गई, कोचीन में इनकी फैक्ट्री थी, 1503 में इन्होंने बनाई थी। और सूरत में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री रही 1608 में, और 1613 में ये बनकर शुरू हुई। इससे पहले 1611 में इन्होंने जो है मछलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, ओके? और उसके बाद डच हैं, मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम भी कहते हैं इसको, 1605 में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है। और फ्रेंच जो लोग हैं, इन्होंने 1664 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और 1668 में वो बन गई। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं 1664 में ये आए थे और 1668 में इनकी फैक्ट्री जो है स्थापित हो गई है। व्यापार के हेतु या व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो देखिए, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे, व्यापार की खोज में आप यहाँ पे एक चीज़ पढ़ रहे होंगे समुद्री मार्ग से। तो ऐसा कभी मत समझना कि भारत की खोज किसने की? हम अक्सर कह देते हैं वास्को डी गामा ने की। ऐसा नहीं है, भारत उससे पहले भी था और इनका यूरोप के संग ट्रेड होता था। लेकिन बात है समुद्री मार्ग की, तो पहले व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे ये और इनका नाम था वास्को डी गामा। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी है ये वास्को डी गामा ने की है। कब की है? तो 17 मई जो है, 17 मई को की है। कब की है? 1498 में इन्होंने की है। ओके? और कहाँ पर? भारत का एक पश्चिमी तट है कालीकट, जो केरल में है, वहाँ पर पहुँचकर इन्होंने ये की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
ओके, डिटेल्स में आप मैं पहले ही बता चुका हूँ। कालीकट जब ये पहुँचे थे, तो वहाँ पर एक हिंदू शासक थे जमोरिन, जमोरिन ने जो है इनका बहुत बढ़िया स्वागत किया था। तो ये आप याद रखेंगे, कौन से शासक थे? जमोरिन थे और हिंदू शासक थे। वास्को डी गामा का उन्होंने वेलकम किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल को आप देख सकते हैं इमेज में, ये केरल है यहाँ पर। तो समुद्री मार्ग से वो इसी तरह आए थे और पहले केरल में आए थे। एक जगह बीच में यहाँ पर एक जगह है केप ऑफ गुड होप, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊँगा आपको। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत आने वाले विदेशी कंपनियों का सही क्रम आपको बताना है। स्टार्टिंग में ही मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसका सही क्रम आप बता सकते हैं। देखिए, पहले आए थे पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद डेनिश। और अगर यही पूछे उनकी कंपनी स्थापना, तो आप फिर पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच और फिर डेनिश आप कर सकते थे। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर डेनिश आए। डेनिश बोले तो डेनमार्क के ये निवासी थे, इसीलिए इन्हें डेनिश कह रहे हैं। ओके। आप यहाँ पे देखिए, मैं क्रम बता देता हूँ। पुर्तगाली, डच, डच को एक चीज़ याद रखना, डच को अब नीदरलैंड बोलते हैं। 2019 तक जो है इसका नाम हॉलैंड भी हुआ करता था। तो हॉलैंड कहें, डच कहें, नीदरलैंड कहें, एक ही बात है। लेकिन 2019 के बाद जो है हॉलैंड नाम पूर्णतः हटा दिया गया है। तो अब क्या नाम रहा? नीदरलैंड। तो अब डच लोगों को नीदरलैंड के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है? डच के बाद आए हैं अंग्रेज, ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स हैं ये, फिर डेनिश यानी डेनमार्क हो गया, और फ्रांसीसी तो फ्रांस के है ही, और स्वीडिश यानी स्वीडन के। तो ये इनका क्रम है भारत आने का। भारत की खोज के लिए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ट्राई किया था, प्रयास किया था? तो देखिए, भारत की खोज के लिए ना सबसे पहले किसने कोशिश की थी? तो राजकुमार हेनरी ने। राजकुमार हेनरी कहें या प्रिंस हेनरी कहें इनको, ठीक है, PRINCE, प्रिंस हेनरी इनका नाम था। और इनका एक निकनेम भी है या उपनेम, द नेविगेटर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये पहले व्यक्ति हैं जो भारत की खोज के लिए निकले, पर आजीवन ये बेचारे भारत की खोज करते रहे और सफल नहीं हो पाए। तो ये पहले असफल पुर्तगाली भी हैं जो भारत की खोज के लिए निकले थे। ठीक है, याद रखोगे। फिर वर्ष 1487 में एक व्यक्ति और निकले थे, उनका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। इन्होंने ही केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ठीक है, क्या नाम था उनका? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, ये भारत तक तो नहीं आ पाए, लेकिन रास्ते में एक जगह पड़ती है केप ऑफ गुड होप, वहां तक वो आए और फिर उसके बाद ये रिटर्न चले गए कि भारत नाम की जगह समुद्र के रास्ते हमें मिल नहीं रही है। ठीक है, याद रखना। और फिर कोलंबस निकला था, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1492 में, और उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। तो भारत तक वो भी नहीं पहुँच पाए, वो तो स्टार्टिंग में ही रास्ता भूल गए, वो केप ऑफ गुड होप तक भी नहीं आ पाए। वो जैसे ही यूरोप से निकले, सपोज़ अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे बनाता हूँ, मान लो ऐसे अगर मैं महाद्वीप बनाता हूँ और भारत यहाँ पे है, तो वो ऐसे घूम के आते भारत के लिए, लेकिन वो ऐसे सीधे इधर ही निकल गए अमेरिका की साइड। ठीक है? तो कोलंबस भी असफल रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया है? अगर ये क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप कहना वास्को डी गामा भारत 3 बार आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक तो सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया, उसी ने खोज की। तो पहली बार आया 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 में। और 1524 में ही उसकी यहीं पे जो है कोची में ही यानी केरल में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है? अब सवाल उठता है, जब भारत वो आया था पहली बार, तो उसकी मदद किसने की थी? तो ये यात्री थे गुजरात के अहमद मजीदी, इन्होंने वास्को डी गामा की भारत पहुंचने में सबसे पहले मदद की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पहला पुर्तगाली वायसरॉय कौन था इनमें से? देखिए, अब पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं, क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा आ गया, उसके बाद जो है बार्थोलोम्यू डियाज आ गया, अल्बुकर्क भी आ गया। तो अब यहाँ पर वायसराय बनाया जाएगा, गवर्नर बनाया जाएगा भारत में। तो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा इसका नाम है। ये पहले वायसराय थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि वास्तविक वायसराय कौन थे, तो आप कहेंगे वास्तविक वायसराय थे अल्बुकर्क, यानी ऑप्शन जो सी है। लेकिन अभी बस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला वायसराय रहा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? देखिए, भारत जो है, भारत में ऐसे समुद्र है, नीचे एरिया तुम्हें पता ही है। तो नीचे का जितना भी समुद्र है वो सब उन पे किसका कंट्रोल है? पुर्तगाल का, पुर्तगाली लोगों का कंट्रोल है। और कहीं तो किसका कंट्रोल है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा का। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने चलाई थी, याद रखेंगे, समुद्र पर कब्जे के लिए। ठीक है, और फ्रांसिस पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो 1503 में कोचीन में लगाई थी, केरल में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछे दूसरे गवर्नर कौन है, तो आप कहेंगे अल्बुकर्क हैं। ये वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, याद रखेंगे, किसके? पुर्तगालियों के। इसने 1510 में क्या किया था? 1510 में इसने गोवा पर कब्जा कर लिया था। किससे? आदिल शाह से।
आदिल शाह नाम का एक राजा था, उससे इन्होंने जीता और गोवा पर कब्जा कर लिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में जो अब इनके पुर्तगालियों को क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं ये देखना। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किस वर्ष लगी थी? तो ये क्वेश्चन देखिए झारखंड सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है 2021 में। तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो 1500 जो है 56 में लगाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रेस जो है 1550 में शुरू हो गई थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है तो 1556 में हुआ। सेंट पॉल कॉलेज गोवा में इसको स्थापित किया गया था। तो 1556 एक वर्ष है, इसे याद रखना। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखिए पुर्तगालियों का क्या-क्या प्रभाव पड़ता है भारत में। इन्होंने पहली चर्च बनाई थी, कहाँ पर? केरला में, 1510 में ही बनाई थी, ठीक है? 1510 में इन्होंने किसको जीता? गोवा को भी जीता है, आदिल शाह से, याद रखना। फिर इन्होंने पपीता, अनानास, अमरूद, अल्फांसो आम है, टमाटर, आलू, तम्बाकू, इन सब का जो क्रेडिट है ना, पुर्तगालियों को ही जाता है, याद रखेंगे। जहाज निर्माण की कला पुर्तगालियों की देन है। खाना पकाने की नई-नई टेक्निक इन्हीं की देन है। सिरका, दारू यानी वाइन, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है, इन्हीं का इफ़ेक्ट है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। भारत की आज़ादी के समय पुर्तगालियों का गवर्नर कौन था? तो देखिए भारत जब आज़ाद हुआ था, उस समय पुर्तगालियों का जो गवर्नर था, वो था बोशा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बोसा रहा, ठीक है? और बोसा के बारे में कुछ चीज़ें और बताऊँगा अभी। अगर अंतिम गवर्नर की बात करें, जब ये लोग गए थे भारत से, कब? 1961 में। भारत ने एक विजय ऑपरेशन चलाया है, आर्मी ने और सेना ने, मतलब भारत की ने। तो ये इन्हें मजबूरन यहाँ से भागना पड़ा और कौन-कौन चीज़ें ये छोड़ के गए? दमन और दीव और गोवा को आज़ाद हमने कराया था इन्हीं से। यानी सबसे पहले ये लोग आते हैं 1498 में, ठीक है? और जाते कब हैं देख लीजिए 1961 में। तो सबसे ज़्यादा दिन पुर्तगाली ही भारत में रहे हैं। और अगर पूछे अंतिम वायसराय कौन था जब भारत आज़ाद हुआ था, तो बोसा थे। लेकिन अगर जब ये लोग यहाँ से भागे तो कौन थे? तब थे मैनुअल एंटोनियो, ठीक है? याद रखेंगे, याद रखना। ऑपरेशन का नाम बता चुका हूँ, विजय। और इसे मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, कौन-सा? 19 दिसंबर को गोवा में, ठीक है? तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का जो है आगमन होता है। निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है डच? तो पुर्तगालियों से सारी चीज़ें पीछे हम कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डचों से संबंधित है। डच कौन थे? डच तो नीदरलैंड के थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है? ये नीदरलैंड के थे। और भारत आने वाला पहला डच नागरिक पूछे तो आप कहना कॉर्नेलियस डी हाउटमैन थे। ये 1596 में भारत आए थे, याद रखेंगे। और डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में लगी है, आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में। डचों की दूसरी फैक्ट्री कब लगी है? 1610 में पुलिकट में लगी है, याद रखोगे। और डचों को किसने हराया था? तो डचों को 1759 में अंग्रेजों ने हरा दिया था। कहाँ पर? बेदरा के युद्ध में, याद रखना। वैसे 1659 में इन्होंने डचों ने श्रीलंका को जीता था, हल्के में मत लेना इनको। हल्के में मत लेना डचों को, ये भी बहुत वो थे, लड़ने में माहिर थे, लेकिन इनको अंग्रेजों ने हराया, तभी तो अंग्रेज भारत में आए। भारत में स्थापित पूर्णतः कैसे हुए? जब तक इन डचों को नहीं हरा देंगे तब तक कैसे स्थापित होंगे? तो अंग्रेजों के बारे में हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो अंग्रेजों से रिलेटेड ही आएगी। और अंग्रेजों से ही क्वेश्चन ज़्यादा बने भी हैं। तो आधुनिक भारत से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, और उसमें भी अंग्रेजों के आगमन से, उनके प्रभाव से और उनकी वजह से आंदोलन कितने किए महात्मा गांधी ने, नेताओं ने आंदोलन किए, संविधान बना, वो सब क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेजों के आगमन से और आज़ादी तक के बारे में हम जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे, ओके? अभी कुछ भी ब्रीफ नॉलेज मिले उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डचों का भारत के साथ मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए डच जो आए थे ना, डच आने के लिए तो भारत में बाद में आए, लेकिन वो इंडोनेशियन साइड पहले ही आ चुके थे। तो इंडोनेशिया से उन्हें क्या मिल जाता था? मसाले इंडोनेशिया से उसे मिल जाते थे पर्याप्त मात्रा में। और भारत से उनका उनका मुख्य व्यवसाय वस्त्र थे। तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। डचों का भारत के साथ मुख्य व्यवसाय क्या था? मसाले और वस्त्र थे। तो डचों ने यानी यूरोप में भारत के वस्त्र के बारे में भी बहुत जानकारियाँ दी हैं और बिज़नेस किया है, पैसे कमाए हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मसालों की तुलना में डच कपड़ों के व्यापार में ज़्यादा महत्व रखते थे। उन्हें ज़्यादा वैल्यू उन्होंने कपड़े के व्यापार को दिया है, क्योंकि मसाले तो डच इंडोनेशियन प्रांत से भी ले लेते थे, ठीक है? याद रखोगे। और यूरोप में कपड़ों को अलग पहचान दिलाई है डचों ने, भारतीय कपड़ों को। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और अंग्रेजों ने तो इन्हें बेदरा के युद्ध में हरा के पूर्णतः सफाया कर ही दिया था। भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? ठीक है? तो देखिए ये डी ट्रिपल एसबी टीजीटी में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट ही समझिए इसे। तो रानी जो एलिज़ाबेथ प्रथम थी,
ये अंग्रेज़ों के आगमन के समय 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो है मुगल शासक थे, उनके बारे में भी बात करेंगे देखिए। तो महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम के एक चार्टर से जो है इनको अधिकार मिला, जिससे इन्हें अन्य ब्रिटिश व्यापारियों में स्पर्धा के बिना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार इन्हें मिल गया था। कहने का मतलब ये है, भारत से बिज़नेस करने के लिए इन्हें किसी अंग्रेज़ का कॉम्पिटिशन नहीं करना पड़ा, किसी से कोई कहा-सुनी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि रानी एलिज़ाबेथ से इन्हें परमिशन मिल चुकी थी। ओके, तो ऑप्शन जो यहाँ पर इसका था, ऑप्शन ए ये बी सॉरी जो है राइट आंसर है। रानी एलिज़ाबेथ कहाँ की? इंग्लैंड की महारानी थी उस समय, याद रखोगे। और अगर मुगल के बारे में पूछा जाए तो किस मुगल शासक का भारत में उस समय शासन चल रहा था? तो अकबर के शासनकाल में ब्रिटेन में तो गृह युद्ध से वो उभर ही रहा था, लेकिन भारत में शासन किसका था? मुगलों का था, अकबर का था। याद रखेंगे। अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 में होती है। ठीक है? एक घुमंतू अंग्रेज़ के बारे में आप ज़रूर जान लेना, सबसे पहले उसने ही भारत के बारे में पता लगाया था, उसका नाम था रॉल्फ फिंच, ठीक है? भारत के बारे में उसे ही पता चला, भारत की अमीरी के बारे में भी सबसे पहले उसी को पता चला कि भारत इतना भी अमीर देश है। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ कौन है? रॉल्फ फिंच है, याद रखोगे। और भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज़ कौन है? वो भी घुमंतू है, मतलब ट्रैवलर है, घूमता है, उसका नाम है जेम्स कैलिस्टर, ओके? इसने रानी एलिज़ाबेथ से ये वाली परमिशन भी ली थी भारत में बिज़नेस करने की, रहने की और व्यापार करने की। याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैप्टन विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का फरमान लेकर किसके दरबार में आया था? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसे याद रखना। देखिए वो चला तो था कैप्टन हॉकिंस जो है जेम्स प्रथम, यानी रानी एलिज़ाबेथ के बाद कौन बनते हैं? जेम्स प्रथम बनते हैं। तो ये जेम्स प्रथम का फरमान लेकर चलता है किससे मिलने? अकबर से, क्योंकि भारत में तो अकबर का शासन है। लेकिन भारत आते-आते अकबर की जो है मृत्यु हो जाती है। तो चला तो ये अकबर के लिए है, लेकिन मृत्यु होने के बाद अब अकबर का जो कौन उस पे गद्दी पे बैठ जाता है? जहांगीर। तो ऑप्शन तो इसका ए राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है? तो मिला किससे ये? मिला तो है ये जहांगीर से, लेकिन चला किसके लिए था? चला था अकबर से मिलने के लिए। ठीक है? ये ज़रूर याद रखना। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है, जेम्स प्रथम का फरमान लेकर किसके दरबार में आया? जहांगीर के आया। और अगर क्वेश्चन पूछे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का फरमान किसके लिए लेकर आया था? तो अकबर के लिए लेके आया था वो। ठीक है? शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्रों में यात्रा करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में आता है, सूरत बंदरगाह पर। वहाँ पर उसका जहाज़ रुकता है, जहाज़ का नाम है हेक्टर, याद रखना। वो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐलान करता है कि मैं आ चुका हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे द्वारा मतलब आ चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर इसको जो है कॉम्प्लिकेशन क्या मिलती है कि अकबर तो मर गया, अब जहांगीर से इसे परमिशन लेनी है। अब जहांगीर परमिशन देगा कि नहीं देगा, ये बड़ी बात थी। तो जहांगीर के आगे-पीछे इसने बहुत चक्कर काटे, लेकिन जहांगीर ने इसको परमिशन नहीं दी। तो थक हार कर जो है कैप्टन हॉकिंस जो है वापस चला जाता है। और कैप्टन हॉकिंस के बाद दरबार में एक दूत बनकर आता है, उसका नाम है थॉमस रो। तो थॉमस रो आते हैं और 4 साल तक ये उनकी पैरवी, जहांगीर की पैरवी करते हैं ये भी। और इन्हें भी परमिशन जो है 4 साल के बाद मिलती है। कहाँ पर? ये सीधा थॉमस रो जो है 1615 में आगरा, यानी मुगलों की राजधानी थी, वहाँ पहुँचता है, दारू वगैरह ले जाकर, शराब वगैरह पिलाता है, तब जाकर वो खुश होते हैं। और जो है थॉमस रो को ये परमिशन देते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूरत में अंग्रेज़ों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी कर दिया था? देखिए ये रीज़न था, किस कारण उन्होंने जो है थॉमस रो को परमिशन दे दी ही थी कि आप अपना कारखाना जो है सूरत में लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया गया था। और जो पुर्तगाली बेड़ा पराजित किया था ना, तो इनसे कौन परेशान था? जहांगीर परेशान था। तो इसको लगा होगा कि अंग्रेज़ बढ़िया हैं, इन्होंने नुकसानदायक चीज़ों को भगा दिया है और इनको हरा दिया है। तो इसी खुशी में उसने इनको परमिशन दे दी थी। मुगल बादशाह या सम्राट जहांगीर 1613 में सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के व्यापार के लिए भारत आई, जो यूरोप में तब एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। यानी यूरोप में मसालों की जरूरत क्यों थी? मांस को, यानी मीट बहुत खाते हैं यूरोपीय लोग, तो मांस को सुरक्षित रखने के लिए जो है मसालों की आवश्यकता होती थी। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और बताता हूँ, चलो। रेशम, कपास, चाय और अफ़ीम का व्यापार भी अंग्रेज़ों ने भारत के साथ किया है। ठीक है? और 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था? थॉमस रो आया था, याद रखेंगे। और जब इनको परमिशन मिली तो इन्होंने पता है क्या-क्या किया? मुगल साम्राज्य के जितने भी स्थान हैं, वहाँ पर व्यापार व कारखाने स्थापित कर दिए, क्योंकि इन्हें तो फरमान मिल गया था। इन्होंने जहांगीर को और खुश कर दिया, और खुश कर के जहाँ-जहाँ
मुगल बादशाहों के शासन थे, वहाँ वहाँ पर व्यापार के लिए कारखाने इन्होंने स्थापित कर दिए। दक्षिण में इनका कारखाना था 1615 में मछलीपट्टनम में पहला कारखाना रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो मैं बता ही चुका हूँ 1600 में हुई थी। ओके। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो देखिए, ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर है लीवेंट कंपनी। अब आपको एक सवाल समझना चाहिए यहाँ पर देखिए, भारत में तो ईस्ट इंडिया है, भारत में ईस्ट इंडिया है, लेकिन यहाँ से जो माल जाएगा यूरोप, वहाँ की कंपनी की बात हो रही है। तो वहाँ पर कौन-सी कंपनी थी? लीवेंट कंपनी थी। तो लीवेंट कंपनी को ये अधिकार प्राप्त हुआ कि भारत में व्यापार करने का जो है अधिकार प्राप्त इनको हो गया था। तो कंपनी का नाम याद रखना लीवेंट कंपनी है। ठीक है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1593 में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार इनको प्राप्त था। लेकिन अगर समुद्री मार्ग की खोज के बाद 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी है, इसको एक समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए अधिकार दिया है। कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी को इन्होंने परमिशन दी है। तो देखिए, अगर स्थल मार्ग से पूछे तो आप कहेंगे लीवेंट कंपनी, और अगर समुद्री मार्ग से पूछे तो आप कहेंगे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इसको परमिशन मिली है। ओके। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई? तो देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊँगा, ऐसे समझिए आप। ये भारत है और प्रेसिडेंसी जो बनती है पहली यहाँ पर बनती है मद्रास में, तो ऑप्शन तो इसका बी राइट आंसर है। पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पर? मद्रास में। अब देखना ये भारत को किस तरह ब्लॉक करते हैं, ठीक है? फिर एक प्रेसिडेंसी इनकी बनती है बॉम्बे में और एक प्रेसिडेंसी बनती है इनकी कहाँ पर? कलकत्ता में। तो त्रिकोणीय इन्होंने जो है एक भारत को त्रिकोण यानी तीनों कोने पर घेर लिया। 3 प्रेसिडेंसी थी इनकी, बनाई है इन्होंने। तीनों जगह बता चुका हूँ, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में। तो पहली कहाँ पे थी? मद्रास में थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी मद्रास, अब वर्तमान में चेन्नई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे मद्रास पट्टनम और फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है, 1640 में हुई थी। ठीक है। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करोगे तो आप कहना कालीकट में इसकी स्थापना होती है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करोगे तो सूरत में होती है। याद रखेंगे। और अगर डेनिस आएंगे तो डेनिस की भी बता ही देता हूँ। डेनिस की हुई थी टैक्यूबार में, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और यहीं पे डेनिस की कंपनी कॉलोनी भी थी डेनिस लोगों की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, कौन थे वो? तो शाह आलम जो द्वितीय थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मुगल बादशाह थे ये, द्वितीय कौन थे? बहादुर शाह, सॉरी बादशाह शाह आलम। बक्सर 1764 की लड़ाई में ये हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार देते हैं। अंग्रेज मतलब अब इनको मुगल बादशाहों को हराना शुरू कर रहे हैं। देखो, पहले जहांगीर से परमिशन तक नहीं मिल रही थी, और अब ये मुगल बादशाहों को लड़ा लड़ के हरा रहे हैं, जीत रहे हैं। ठीक है। सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे, वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी अधिकार प्राप्त इन्होंने की करवाया उनको। और दीवानी अधिकार का अर्थ होता है भूमि राजस्व एकत्र करने का अधिकार। तो अंग्रेजों ने देखो किस तरीके से भारत में राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक तरीके से भारत पर जो है हमले करने शुरू किए, अधिकार करना शुरू किया। तो शाह आलम को इन्होंने हराया था। ठीक है, कब हराया था? 1764 में। याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त हुई थी इनसे इनको। ओके। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। तो इसका जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।